हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 20 अगस्त। आज के वीडियो में हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए संवैधानिक व अन्य कानूनी सर्वोच्चोपाय से संबंधित मामलों की जांच करता है और राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट करता है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को आंग्ल भारतीय समुदाय हेतु संवैधानिक तथा अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करनी होती है और राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट करनी होती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है पहले का बी वाला, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। दूसरा प्रश्न है अब आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट महिला आयोग का नोडल मंत्रालय है। तो यहां पर तीनों में तो है ही नहीं, तो यहां पर आपका आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न है आपका, लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसको दूसरी बार नियुक्त नहीं किया जा सकता है। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है और नियुक्त करते समय यानी इनकी नियुक्ति करते समय अधिकांश राज्यों के राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता से परामर्श करते हैं, उसके बाद इसकी नियुक्ति करते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन ये बिल्कुल सही है। इसके कार्यकाल की अगर हम बात करें, इसका कार्यकाल जो है 5 साल या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। इसके अलावा वह दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त के लिए पात्र नहीं होता है। तो यानी यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है, इसको दूसरी बार नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर आपका एक और दो दोनों ही सही हैं, तो आपका सही आंसर है यहां पर तीसरे का सी। चौथा प्रश्न है आपका, उद्देश्य संकल्प के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा स्थानांतरित किया गया था। इसने संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया। आपको यहां कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, उद्देश्य संकल्प जो है ये उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था और आपको याद होगा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसने संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है, लेकिन पहला वाला गलत है, क्योंकि उद्देश्य जो प्रस्ताव है ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, जेएलएन ने रखा था। ठीक है, तो यहां पर आपका पहला वाला कथन ये गलत हो जाएगा। केवल सेकंड वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है चौथे का बी वाला, केवल सेकंड। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 309। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 110 जो है तो ये धन विधेयकों की परिभाषा से संबंधित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है पांचवें का बी वाला। छठवां प्रश्न है आपका, भारत में मेरिट सिस्टम का प्रहरी है? राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, शिक्षा मंत्रालय, वित्त आयोग। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है और ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका गठन जो है संविधान द्वारा सीधे तौर पर किया गया है। संविधान यूपीएससी को भारत में मेरिट सिस्टम के प्रहरी के रूप में देखता है और यह अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं समूह ए और समूह बी में भर्ती से संबंधित है और पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों पर सरकार से परामर्श करने पर यह सलाह देता है और यह केवल एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है।
तो भारत में मेरिट सिस्टम का प्रहरी कौन है? संघ लोक सेवा आयोग। और संघ लोक सेवा आयोग को जो है संविधान के भाग 14, ये संविधान का जो भाग 14 है, इसमें अनुच्छेद 315 से लेकर 323 जो है वो इसी से संबंधित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है छठवें का बी वाला। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित राज्यों को वहां लोकायुक्त की स्थापना के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये आपको बताना है। ओडिशा, गुजरात, पंजाब, केरल। देखिए, ओडिशा में लोकायुक्त की स्थापना जो है 1970 में हुई थी और ये पहला राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना की थी। उसके बाद ओडिशा की बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में जो है इसकी स्थापना जो है कब हुई है? 1986 में हुई है, 1986 में हुई है। पंजाब में इसकी स्थापना जो है 1995 में हुई है, 1995 में हुई है। केरल में इसकी स्थापना जो है 1999 में हुई है, 1999 में हुई है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 7वें का बी। 1, 2, 3, 4। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है, ओडिशा पहला राज्य है जिसने सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना की है और वो 1970 में की है, ये फैक्ट की बात है। 8वां प्रश्न है आपका, प्रतिस्पर्धा अपीली न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की समय सीमा क्या है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। देखिए, सरकार ने वर्ष 2009 में प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस न्यायाधिकरण में अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा दिए गए निर्देश, किए गए विनिश्चय या पारित आदेश के विरुद्ध 60 दिनों की अवधि के अंदर न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की जा सकती है, यानी 60 दिनों की समय सीमा होती है, 60 दिन के भीतर हमें अपील करनी होती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का बी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है सांविधिक निकाय, संवैधानिक निकाय, अर्ध न्यायिक निकाय, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय विधिज्ञ परिषद या बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय बार के विनियमन और प्रतिनिधित्व के लिए अधिवक्ता अधिनियम 1961, तो इसके तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का ए वाला। 10वां प्रश्न है आपका, साइबर अपील अधिकरण निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? आपराधिक प्रक्रिया संहिता, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, सिविल प्रक्रिया संहिता या उपरोक्त सभी। साइबर अपील अधिकरण की स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 के तहत प्रमाणन प्राधिकार नियंत्रक के तत्वाधान में इसकी स्थापना की गई। इस अधिकरण को आरंभ में साइबर विनियमन अपील अधिकरण के रूप में जाना जाता था और इसने जो है वर्ष 2006 से अपना कार्य करना आरंभ किया। देखिए, इसके जो अधिकार हैं इनमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत और सिविल प्रक्रिया संहिता, ये तीनों से ही अपनी जो है शक्तियां लेता है। तो यानी कि ये इन सभी के अधीन कार्य करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का डी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।